एक काफी ज्यादा जी। कंट्रोवर्सी भी आजकल हो रही है काइल कमिंग्स को लेकर। तो काइल के माइंड में ना शायद वही वाली स्ट्रेंथ और पावर उसको लग रही है आज मेरे हाथ के अंदर। उनको भी कॉल आउट किया गया था वहां से आने के बाद एक्सपीरियंस से। कहने हाथ भी नहीं हिला पाएगा बाद तो लोगों का क्वेश्चन ये था कि दिल्ली के बॉयज क्यों नहीं गए उन वर्ल्ड कप में। में। तो आई डोंट थिंक सो आने वाले टाइम में भी तौहीद कहीं से किसी भी लेवल पे मेरे से जीत पाएगा। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि आर्म रेसलिंग के अंदर स्टेरॉयड का यूज क्या है, किस तरीके का और किस जी। कदर किया जा रहा है। वेलकम टू श्योर। सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। जैसा कि आप थैंक यू। इनको जानते ही होंगे, सिद्धांत खतूरिया जो अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अपने आर्म रेसलिंग स्टाइल से और अपने कुछ कंट्रोवर्सी से भी। लेकिन हम पूरी बात करेंगे इसके अंदर सिद्धांत से कि क्या उनका तरीका रहता है आर्म रेसलिंग का। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन आ रही थी हमारे पास कि आपके से आपके बारे में जानना है उनको, और बहुत बड़ा ही फैन फॉलोइंग आपने बना लिया है बेसिकली। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जब हमने भी उनको बताया कि आप आने वाले हैं, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जी। थे और हम आपकी भी आर्म रेसलिंग जर्नी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे आर्म रेसलिंग के अंदर आए और कैसे आपने अपनी स्टार्ट स्टार्ट की अपनी जर्नी। श्योर। तो एक स्टार्ट ये आज तक बहुत कम लोगों को ही पता है, तो मैं एक प्रॉपर एग्जैक्ट स्टार्ट बताता हूँ आपको। बेसिकली वही स्कूल लेवल से खेलना शुरू करना, सबका बचपन से खेलना शुरू करना इन शॉर्ट। कि हाँ, घर में भी खेलते आ रहे हैं, स्कूल में भी, बच्चों दोस्तों के साथ भी। तो कभी ऐसा हारे नहीं। बट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया, तो भी एक चैंपियनशिप हुई थी जिसमें मैं एज अ फ्रेशर पार्टिसिपेट किया मैंने, एंड सीओसी जीत ली। तो नेक्स्ट टाइम मेरे कॉलेज में एक और इवेंट हुआ जिसमें प्रोफेशनल आर्म रेसलर्स आए। तो मैं उनके साथ compete नहीं कर पाया किसी भी लेवल पे। कुछ आर्म रेसलर्स को मैंने एज अ फ्रेशर ही हरा दिया, बट जो काफी अच्छे थे उनसे मैं compete भी नहीं कर पाया। तो ये चीज मुझे ट्रिगर हुई धीरे धीरे, कि अब यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आज तक किसी से हारे नहीं और अब किसी का हाथ भी नहीं हिला पा रहे। तो हम्म। वहां से ट्रेनिंग करनी शुरू करी। आज से 3 साल हो गए इस बात को, शायद 3 से 4 साल हो गए। जी। तो वहां से ट्रेनिंग करनी शुरू करी। फिर ट्रेनिंग करते करते 1 साल के बाद मैंने स्टेट में पार्टिसिपेट किया। स्टेट में यूथ में भी सीओसी जीता, सीनियर में भी सीओसी जीता। फिर उसी टाइम मैंने नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया। यूथ में गोल्ड जीता, सीनियर्स में सिल्वर जीता। करते करते मेरी जर्नी चलती गई चलती गई चलती गई, अब जाके एशिया जीत चुका हूँ, फिर दूसरी बार फिर एशिया जीत गया। एशिया जीतने के बाद जब प्रो पंजा के सिलेक्शंस थे, तब मैं नहीं खेल पाया था। तब मेरा तो से भी मैच हुआ था उस टाइम पे। तब मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था प्रो पंजा लीग में। बट एशिया खेलने के बाद, एशिया जीतने के बाद उनको मेरी कैपेबिलिटी नजर आई, तो उन्होंने स्पेशली मुझे अलग से साइन किया प्रो पंजा के लिए फिर। अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। तो आर्म रेसलिंग के अलावा क्या करते हैं सिद्धांत कटोरिया? यार देखो, अभी एजुकेशन पूरी करी है, मास्टर्स भी खत्म होने वाली है, एमबीए कर रहा था। उसके बाद बिजनेस है डैड का, मैं बिजनेस संभालता हूँ पापा के साथ। बस और कुछ ज्यादा नहीं। तो आपकी स्टैट्स क्या है, जैसे कि क्या है एज है आपकी, क्या हाइट है, क्या वेट कैटेगरी रहती है आपकी, और किस वेट पे रहते हैं लगभग। यार आई एम जस्ट 23 राइट नाउ। 90 kg वेट के अंदर ही खेलता हूँ यूजली। कभी वेट 92 93 भी हो जाता है, कभी 89 भी चलता है, 3 4 किलो फ्लक्चुएट चलता रहता है। बट मेरी जो कैटेगरी 90 kg है, 6 फीट मेरी हाइट है। हम्म। और वही है कि बस हम 90 kg में रह के 6 फीट में ही। अब ये सोचा हुआ है कि कई लोग कई बार कहते हैं कि हम वेट पुट ऑन करके आगे क्यों नहीं खेलते और हैवी वेट्स में। तो मेरा एक ही बेसिक गोल चल रहा है अब 2025 में, कि 90 kg में रह के अपने से हैवी वेट प्लेयर जितने हैं सबसे जीतना है इसी वेट में रह के। ओके। तो जब आपने स्टार्ट की अपनी आर्म रेसलिंग की जर्नी, तो जी। किनको देखते थे आप, कौन इंस्पिरेशन थे आपके, और किनको देख के आप सीखते थे उस टाइम पे। संजय देसवाल। और इसीलिए आप भी संजय देओल के अंदर ट्रेनिंग करने आए। तो कैसा जी। एक्सपीरियंस है आपका संजय देओल का, क्या किस तरह की ट्रेनिंग रहती है उनकी, किस तरीके से वो गाइड करते हैं, कैसे कोच है, एज अ कोच कैसे है वो। यार देखो, एक कोच से बढ़कर तो मेरे लिए भाई हैं। मुझे कोच से मिलने से पहले मुझे एज अ भाई मिले हैं वो सबसे शुरू से। और ट्रेनिंग ऐसी होती है सर, ये एक स्पोर्ट्स एक फील्ड ऐसी है, आप हर बार ही जीतते हो। मतलब आप 100 बार भी जीत रहे हो ना, तो एक बार जरूर हारना पड़ता है कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही जीतोगे और कभी नहीं हारोगे लाइफ में। हम्म। तो जो वो मोमेंट होता है ना हार का, जब आप इतनी मेहनत करके एक लेवल अचीव कर लेते हो और उस लेवल पे जाके भी आप एक आध बार शायद से हार जाते हो, तो वो लेवल ऐसा ट्रिगर करता है स्पोर्ट्स पर्सन को कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं खेल पाऊंगा इससे आगे इतनी मेहनत के बाद भी। तो वो जो एक मॉरल सपोर्ट मिलता है और जो एक ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है उस टाइम पे, वो एक कोच, भाई, दोस्त ही दे पाता है आपको। हम्म। वो सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि वरना ऐसे कितने मोमेंट्स थे शायद जहां पे मैं आर्म रेसलिंग छोड़ देता, कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर मेरे से ये अचीव नहीं हो पा रहा, बस और नहीं होगा। तो उस लेवल पे हाथ पकड़ना,
और समझाना कि नहीं, पोटेंशियल है, तुम खेल सकते हो, आगे और खेलना है, वो काम संजय देसवाल का था मेरी लाइफ में। ओके। तो आपके अभी फेवरेट आर्म रेसलर कौन है इंडिया के अंदर, जिनको आप मैं खुद, पसंद आता था आपके अलावा? कोई भी नहीं, संजय देसवाल के अलावा मुझे कोई आर्म रेसलर एज सच नहीं पसंद। बाय नेचर जो मुझे पसंद है, मैं ये बता सकता हूँ, गेम पैटर्न और बाय नेचर और हम्बल जो मुझे पसंद है, वो हम्म। एक मज़ाहिर है। ओके। जेन्युइनली इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद जीरो ईगो, जीरो एटीट्यूड, और अभी भी मेरा टारगेट भी वही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शायद अभी रिसेंट ईयर्स में अगर किसी आर्म रेसलर ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया हो तो उनमें एक नाम आपका भी होगा। तो लोग जानना जी। चाहते हैं कि कैसे इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस आपने अचीव किया, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट है? यार इसके पीछे का सीक्रेट देखो, किसी को भी मतलब अलग से मेंशन आउट करने का कोई पॉइंट नहीं है मेरा, बट इसका मेन सीक्रेट ये है कि मुझे एक फैमिली सपोर्ट अच्छा है, मेरे पास टाइम, फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी अच्छे हैं, टाइम सपोर्ट भी अच्छा है। तो अपनी ट्रेनिंग का टाइम, अपनी डाइट के लिए, अपने सप्लीमेंटेशन के लिए, एक एक चीज के लिए मेरे पास अच्छा सपोर्ट है। तो कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, आज भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, मैं अभी बस व्हाट्सएप में रिप्लाई करके ही हटा हूँ, कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं कि हम आर्म रेसलिंग कर पाए, या हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, हमारी रिकवरी नहीं हो पा रही, हम इस गेम को पूरा दिन टाइम नहीं दे पा रहे। तो मेरे पास ये एक प्लस पॉइंट जरूर है कि मेरे डैड जो है मुझे अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। इवन मैं आपको शायद भी दिखाऊंगा, अगर अभी मैं घुमा के दिखा पाऊँ तो, सामने मेरी ट्रॉफी सेटल डाउन है सारी, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे। हम्म। तो मेरे घर में प्रॉपर अलग से एक रूम में रैक बनवाया हुआ है प्रॉपर ट्रॉफीज के लिए। तो डैड पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे को जब भी आर्म रेसलिंग के टाइम चाहिए, मेरे लिए टाइम फिक्स्ड है, मेरी डाइट प्लान्स, मेरे लिए अलग से एक बंदा अवेलेबल है जो खाना बना के, डाइट प्लान्स बना के मुझे देता है एक एक चीज, और मेरी सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है मेरे पास, कि मेरे पास इस चीज के लिए प्रॉपर टाइम, डाइट और सब कुछ अवेलेबल है, एक एक सप्लीमेंटेशन भी मैं टाइम से लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसका बहुत प्लस पॉइंट है, आपको खुद को रिकवरी के लिए स्लीप टाइम, एक्सरसाइज के लिए टाइम, टेंशन फ्री दिमाग से देना, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वरना ट्रिगर कोई करता रहे कि नहीं भाई अभी पढ़ाई कर लो, काम कर लो, खेलना नहीं है, बाद में खेल लेना, बाद में प्रैक्टिस कर लेना, ये चीज जब एक स्पोर्ट्स पर्सन के माइंड में आ जाती है ना, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बहुत तो बड़ा ये फैक्ट है हमारे इंडिया में। तो ये तो जैसे कि हमने आपको देखा है कि आप एक साल के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ कर गए। इसके जी। पहले भी था, लेकिन वो एक साल में ऐसा क्या टर्न अराउंड हुआ जिसकी वजह से बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल गया आपके अंदर? यार मैंने जब गेम में खेलना शुरू किया ना, स्टार्टिंग में स्टेट्स में जीता था, हम्म। नेशनल भी जीत गया। उसके बाद ना मेरे को था कि हाँ अच्छी बात, मतलब तब मैंने गेम में इतना फोकस और ध्यान देना बंद कर, इतना ध्यान नहीं दिया, रोज हफ्ते में 3 4 दिन प्रैक्टिस करी, उसमें ही जीत पा रहा था। बट फिर अब मेरा कुछ प्लेयर से मैच हुआ, जैसे तौहीद से मैच हुआ, करत से मैच हुआ। हम्म। वो मैच में उनसे हारने के बाद ना एक चीज ट्रिगर कर गई थी अंदर, कि यार ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि इतनी प्रैक्टिस मैंने ऐसे करी है, फिर भी ये लोग मेरे से कैसे जीत पा रहे हैं। ठीक है, बेशक सीनियर्स थे, मुझसे काफी बड़े थे, तो ये भी मुझसे मेरे ख्याल 3 4 साल बड़ा है, करेज भी मुझसे 3 4 साल बड़ा है, और मुझसे जब मैंने शुरू भी नहीं किया था, ये तब से चैंपियंस बनते आ रहे हैं। तो वो एक साल शायद मैंने अपनी पढ़ाई, अपना काम सब छोड़ दिया। मेरा स्केड्यूल फिक्स होता था, मेरे घर वालों को भी पता होता था कि अगर ये रात को 11 बजे सोया तो सुबह 10 बजे ही उठेगा। उसके बाद उठने के बाद उसको अपनी मील चाहिए, मील के बाद एक्सरसाइज करने जाएगा, आएगा, सोएगा, फिर शाम को उठ के मील लेके एक्सरसाइज करने जाएगा। उस एक साल में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। सबको पता था हम किसी को काम के लिए कॉल करेंगे, अटेंड नहीं करेगा, कॉलेज की पढ़ाई के लिए कॉल करेंगे, अटेंड नहीं करेगा। वो एक साल मेरा ऐसा बीता है, 2023 और 24 के बीच का टाइम। तो आपका एक एवरेज ट्रेनिंग रूटीन किस तरह का होता है, अगर आप उसको वीकली डे वाइज ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो? मैं डे वाइज ब्रेक डाउन करूं तो ये बहुत अजीब सा है, जो शायद लोगों को समझ ना आए। मेरी रिकवरी जब मुझे फील होती है मेरा हाथ वापस रिकवर हो चुका है, तब मेरे हाथ में रेजिस्टेंस बैंड या वेट्स होते हैं। चाहे मैंने वो ट्रेनिंग सुबह करी हो, मेरा हाथ शाम पे रिकवर फील हुआ हो तो शाम को, शाम को करने के बाद रात को 11 12 बजे भी हाथ रिकवर्ड फील हो रहा है, तब भी रेजिस्टेंस बैंड हाथ में होता है, घर में लगा होता है, साइड में हुक्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस बैंड उसमें लगा होता है। और अगर 2 दिन तक भी हाथ सो रहा है तो फिर 2 दिन तक भी रेस्ट चलता है। ये सबके लिए है। हर बच्चा सवाल पूछता है आज की डेट में कि हम कितने ट्रेनिंग करें, किस पैटर्न में करें। जब भी ट्रेनिंग करो, इतनी हार्श ट्रेनिंग करो कि आपके हाथ में लिटरली पेन उठाए, बट उसको रिकवर करने के बाद ही नेक्स्ट सेशन लो।
अब वो रिकवरी टाइम 6 घंटे का है या 3 दिन का है, वो रिकवरी टाइम जरूरी है। तो इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पर आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को ज़्यादा मैनिपुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली exactly. मैं यूजली अगर मैं अपनी डाइट और स्लीप अच्छी रखता हूँ तो मैं एक दिन में ही सुबह वर्कआउट करने के बाद रात तक ही रिकवर हो जाता हूँ अच्छे से, अगर मेरी डाइट स्लीप सप्लीमेंटेशन सब अच्छा है तो। तो जैसा आपने बताया मेरा कि बॉक्स आप, भरा पड़ा है सप्लीमेंट वगैरह से। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि आप हार्ड ट्रेनिंग पे बिलीव करते हैं, तो जी, हफ्ते में कितने दिन आर्म रेसलिंग के लिए स्पेसिफिक वो हार्ड कोर ट्रेनिंग कर सकता है इंसान? 3 से 4 दिन। ओके। 3 से 4 दिन, इससे ऊपर आई डोंट थिंक सो कि वो प्रॉपर हार्ड ट्रेनिंग कर पाए। और पीआरस भी ना हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही हिट हो पाते हैं। जो हम हैवी वेट, एक सबसे ज्यादा हमारा हाईएस्ट वेट हम जो पुल करते हैं वो हमारा हफ्ते में 1 से 2 दिन ही हो पाता है। ट्रेनिंग हार्ड 3 से 4 दिन कर सकते हैं, इससे ऊपर आई डोंट बिलीव कि हार्ड ट्रेनिंग कर पाओगे आप। तो पीआर्स की बात आई है तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि सिद्धांत खदूरिया का खुद कितना पीआर है उनके प्रो नेशंस और बैक प्रेशर्स में? एक बात बताऊं, आप लोग हैरान होंगे। ये नए बच्चों के लिए ठीक है, थोड़ी सी अटपटी बात भी है। मुझे एक्सरसाइज की अपनी एबीसीडी नहीं पता। मेरा काम सिर्फ इतना होता है, संजय भैया के पास जाना, उनको बोलना आज क्या करना है। वो मुझे वेट, तुम्हें पता है शायद जो वीडियोस में भैया डालते हैं ना, आज हमने इतना बैक प्रेशर लिफ्ट किया, इतना पीआर हिट किया, मुझे 90% ऑफ द टाइम वेट भी नहीं पता होता। उनका सिर्फ इतना होता है कि ये वेट सेट है, इसको उठाओ और पीछे लेके आओ। वो उसके बाद मुझे बताते हैं कि वेट कितना था उसके अंदर। 90% ऑफ टाइम मुझे अपना पीआर भी याद नहीं होता कि मैंने कितना पीआर लास्ट टाइम मारा था। इनका रिकॉर्ड सब वही रखते हैं। उनका काम होता है कि मुझे जाना, वेट लगा के देना, ये इतना वेट आज लगा हुआ है, इसको पुल करके दिखाओ, बस, सिंपल। ओके। तो उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी इन सब चीजों के अंदर यार। तो अब थोड़े दूसरे टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। एक काफी ज्यादा जी। कंट्रोवर्सी भी आजकल हो रही है काइल कमिंग्स को लेकर, जो शायद अभी हाँ जी। फिलहाल नंबर 1 प्लेयर हो 90 केजी कैटेगरी में, और आपके साथ उनका एक काफी ज्यादा हेल्दी राइवलरी भी देखने को मिलता है। और कुछ कॉल आउट्स भी हुए हैं आपकी तरफ से, काइल का भी कुछ रिस्पॉन्स आया था। तो इसके ऊपर आपका अब क्या टेक है, और क्या कोई मैच हमें प्रो पंजा लीग से पहले देखने को मिल सकता है आप और काइल का? यार आई एम तो एवर रेडी। एंड ये तो प्रोपंजा के ऊपर है कि वो कब मैच सेटअप करते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते। एंड रही बात मेरी और उसकी कंट्रोवर्सी की, तो काइल से, ही इज अ गुड प्लेयर नो डाउट, अच्छा प्लेयर है। बट आई डोंट नो उसका माइंडसेट क्यों चेंज नहीं होता। क्योंकि वो मेरे साथ सिर्फ तभी खेला था लीग में जब करज के मैच के साथ मैं प्रॉपरली इंजर्ड था। और इंजर्ड वो वाला इंजर्ड नहीं कि हाथ में दर्द है। आई गॉट मसल टीयर एट 3rd ग्रेड, लिगामेंट टीयर एट 3rd ग्रेड, जो कि मैंने शायद ट्रीटमेंट करवाते हुए अपलोड भी करा हुआ है अपने पूरे इंस्टाग्राम पेज पे। जो कि प्रवीण सर के ही रिगार्ड से मैंने, डॉक्टर मोवा है हमारे मुंबई में, स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट वो करते हैं, मैंने उन्हीं से मुंबई में ट्रीटमेंट करवाया था। अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 लाख मेरे खर्च हुए थे वहां पे ट्रीटमेंट में। तो उस ट्रीटमेंट के बाद मैंने 3-4 महीने रेस्ट करके फिर कम बैक किया था। तो उस लिगामेंट टीयर के अंदर भी मैंने बैकआउट नहीं करा। मैं क्योंकि जब अपनी कोचिंग एडिस टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था तो मेरे मैनेजर्स, टीम प्लेयर्स सब यही कह रहे थे कि सिद्धांत, तुम्हारे अलावा काइल से नहीं खेल पाएगा कोई हमारी टीम में, प्लीज ट्राई करो, परफॉर्म करो। इवन मेरा हाथ स्वेल्ड अप था, मेरा यहाँ पर इतना बड़ा पूरा हाथ, ऐसे पूरा प्रोनेटर सूजा हुआ था, पूरा ब्लू कलर का निशान पड़ चुका था। डॉक्टर सेड कि पानी का ग्लास में नहीं उठाना, बट स्टिल आई ट्राइड कि नहीं यार, अपनी टीम को रिप्रेजेंट जरूर करना है। तो काइल के माइंड में ना शायद वही वाली स्ट्रेंथ और पावर उसको लग रही है आज मेरे हाथ के अंदर। बट बहुत मजा आएगा जैसी मैच होगा, बहुत मन है खेलने का, और उसका रिएक्शन जरूर देखना है खेलने के बाद मैंने। तो आपको आपके साथ शायद उनका नेशनल्स में भी मैच हुआ था एक, उसके ऊपर फिर? वो लीग से भी पहले का है। अच्छा। वो तो लीग से अगर भी पहले का है। जब मैंने, जिस साल की आप बात कर रहे हैं ना, जिस साल में मैंने अपग्रेड किया, इतनी मेहनत करी कि साल में ड्रास्टिक चेंज आया, वो उस साल से पहले का नेशनल्स है। तो अगर उस जब टाइम, मैंने लीग में साइन भी नहीं किया था, लीग से पहले का नेशनल्स। तो अगर आप इंजर्ड नहीं होते तो आपके अकॉर्डिंग आप काइल को इजीली हरा सकते थे उस टाइम भी? उस टाइम पूरी टक्कर दे सकता था, आज हराने का दावा कर सकता हूँ। तो अगर 5 मैच का एक सुपर मैच होता है तो आपके अकॉर्डिंग क्या परसेंटेज चांस है दोनों का, और स्कोर क्या हो सकता है? नो ईगो नथिंग, बट टॉप रोल में तो 3-0 का दावा दे सकता हूँ। बाकी साइड्स पता नहीं, बट हाँ,
जो हम दोनों एक जगह पे क्लैश करते हैं, टॉप रोल राइजर टू राइजर, वहां पर पूरा टक्कर दे सकता हूँ 3-0 से, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बहुत गेम डाइवर्ट एक्साइटिंग होता मैच है, गेम होगा चेंज होता है तो कॉन्वर्सेशन। मैं कुछ नहीं कह सकता। गेम चेंज होता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कभी भी। बट हाँ, जो हम दोनों की स्पेसिफिक गेम है उसके अंदर गारंटी दे सकता हूँ। बिल्कुल। और जब कंट्रोवर्सी की बात चल रही है तो अभी सबसे ज़्यादा एक फेमस आर्म रेसलर डेनिक, उनके ऊपर भी बहुत जी सारे लोग बात कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा जी। परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी कॉल आउट किया गया था आभास राणा की तरफ से। तो आपका क्या ख्याल है, डेनिक एज अ आर्म रेसलर कैसे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी, नो डाउट, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो आपका क्या तो टेक है कि परफॉर्मेंस भी अगर अच्छी है। आभास राणा और डेनिक में कुछ कभी देखने को मिलता है तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से? डेनिक हाथ भी नहीं हिला पाएगा बासराना का। सॉरी। डेनिक हाथ भी नहीं हिला पाएगा बासराना का। अब्बास राणा उबासी लेते लेते डेनिक को पिन कर देगा, गारंटी। तो आभास के केस में तो हम समझ सकते हैं कि वेट डिफरेंस भी एक मैटर करेगा काफी ज्यादा, लेकिन शायद डेनिक से पहले आपके मैच की बात चल रही थी जो कि कुछ फैंस भी काफी ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे, तो आपके और डेनिक आपने, में क्या है, आपका टेक रहेगा? जी, डेनिक और बेंजामिन के मैचेस देखे हैं आपस में? हम्म। कितना, मतलब दोनों के बीच में मैच लंबे चलते हैं और कितनी मुश्किल होती है एक दूसरे को दोनों को पिन करने में। तो इससे मैं डेनिक के लेवल का आइडिया ले सकता हूँ, क्योंकि ना डेनिक बेंजामिन को वन साइड पिन कर पाता, ना बेंजामिन डेनिक को वन साइड पिन कर पाता। तो दोनों की स्ट्रेंथ का आइडिया मुझे इससे हो जाता है, वरना डेनिक का आइडिया मैं ना लगा पाता। और बेंजामिन से मैं खेला हूँ, ओके। तो ठीक है, डेनिक से अच्छी टक्कर हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो जीत पाएगा। मे बी उसके कई एंगल्स बहुत स्ट्रांग है, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे वेट के हिसाब से या मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो शायद जीत पाए, क्योंकि बेंजामिन के साथ ही उसको इतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और बेंजामिन मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ खेलते हुए। तो बेंजामिन से जीतना, दो जर्क्स में जीतना कोई बड़ी डील नहीं है यार, ओके। इसलिए। तो सिर्फ मतलब कि हम कॉल आउट्स ही देखते रहेंगे या फिर ऑफिशियली कुछ पीपीएल के इन्वॉल्वमेंट के साथ भी बात हुई है कि कोई मैच हो जाए, या फिर सिर्फ कॉल आउट ही होते रहेंगे? यार ये जल्दी होगा, ये तो प्रोपंच आ गया हाथ में। वो उनकी डिसीजन भी उनका, मैचेस भी उनके। तो हाइप क्रिएट हो रही है, हम्म। उस हाइप के हिसाब से दे विल जज कि कब कौन से प्लेयर को किस मैच में उतारना चाहिए, वरना यार सारे मैचेस अभी उतार देंगे तो फिर आप लोग आगे क्या देखोगे। एग्जैक्टली। तो जब पीपल की बात हुई है तो कोई डेट भी आप लोगों को मिली है, मंथ कोई मिला है जब हमें देखने को मिल सकता है पीपीएल, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को वेट हो चुका है अब? यार अभी तो हमें कोई आइडिया एग्जैक्टली नहीं दिया है, डेट्स कमिंग सून का जो पोस्टर्स बाहर पब्लिक रिलीज होते हैं, हमें भी वही चीज देखने को मिलती है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम अलग से सेपरेट हैं, या हम अलग से अच्छे प्लेयर्स हैं कि हमें अलग से बात होती है। अगर प्रवीण सर से भी बात होती है, प्रीति मैम से भी बात होती है, तो हमें कोई अलग से डेट्स बता देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पब्लिक रिलीज हो रहा है हमारे पास भी उतने ही आइडियाज होते हैं। बस हाँ, तैयारी के लिए हमें ये कह दिया जाता है कि हाँ जल्दी होने वाला है, तो आप लोग अपने आप को रेडी रखिए, बस। फिर भी अगर एक कुछ मंथ का कुछ एस्टिमेट अगर आप इन्हीं दे। कमिंग में मे बी, शायद अभी इन 2-3 महीनों में मे बी ओके। तो कह पीपीएल तो सकते हैं। फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन अभी वर्ल्ड देखने को मिला हमें, और उसमें जी। इंडिया ने काफी अच्छा रिप्रेजेंट भी किया आर्म रेसलिंग के हाँ अंदर। जी। तो लोगों का क्वेश्चन ये था कि दिल्ली के बॉयज क्यों नहीं गए उन वर्ल्ड कप में? हमें उस वर्ल्ड कप के लिए उतनी तैयारी फील होनी चाहिए। एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि देखो, मेरा माइंडसेट ये कहता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, मेरा माइंडसेट ये कहता है कि वर्ल्ड लेवल के लिए तैयार होने के लिए मुझे कम से कम अभी 1 साल और चाहिए। ट्राई करना बनता है, नो नो प्रॉब्लम, कि हाँ ट्राई हमें जरूर करना चाहिए। बट मेरा माइंडसेट ये कहता है अगर मैं वर्ल्ड खेलने जाऊं तो गोल्ड मेडल स्कोर करके आऊं, सिर्फ ऐसे नहीं कि गए और इंडिया को रिप्रेजेंट करके खेल के आप आ गए। क्योंकि मेरे लिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट, सबको ये होता है कि बस जाना है, मेडल जीत के आना। मेरे लिए मेडल मेडल नहीं है, मेरे लिए मेडल गोल्ड मेडल है। और इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए अपने मन में बहुत बड़ी चीज है। हम्म। वहां जाके अगर आप, ठीक है, सबका ये कहना है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीखना चाहिए, बट हम्म। मेरे माइंडसेट ये कहता है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, अपनी कंट्री को दिखाने जा रहा हूँ, और अपनी कंट्री को दिखाने जाके वहां पे हार के अच्छा नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस है जीत जाऊंगा, बट 100% नहीं है। जब 100% श्योरिटी मिल हम्म। जाएगी, 1 साल और चाहिए मुझे तैयारी के लिए, 1-1.5 साल और, मैं वर्ल्ड रिप्रेजेंट करने जरूर जाऊंगा, और गोल्ड का दम रख के जाऊंगा, ताकि इंडिया का फ्लैग सेंटर में आ सके, सिर्फ ऐसे ही मजाक करने में। हम भी होप करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वैसा हो। और इसके अलावा जी मई में जैसे कि एशियंस भी होने वाले हैं, तो उसको लेकर आपके जी। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तैयारी चल रही है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं भी लीग पे ज्यादा फोकस करूं।
एशिया से बेटर मैं अभी अपने आप को लीग के लिए ज़्यादा तैयार कर रखूँ, क्योंकि लीग में मैंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस के लिए बोल दिया है एंड कॉन्फिडेंटली मैंने सबको कॉल आउट भी कर दिया है। तो मैंने एक वीडियो भी डाली थी लास्ट टाइम, काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को, 3-4 महीने हो गए हैं। वो वीडियो मैं फिर से डालूंगा कि इस बार लीग में सामने कोई भी प्लेयर हो, हर प्लेयर को मेरी तरफ से चैलेंजर्स राउंड, हर प्लेयर को मेरी तरफ से चैलेंजर राउंड। तो उस चैलेंजर राउंड देने के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए, उसी तैयारी पे फोकस है, सिर्फ सिर्फ लीग की तैयारी पे। तो एशियंस में आप compete करेंगे या नहीं? आई एम नॉट श्योर, अभी तक तो मेरा माइंड सेट नहीं है कम्पीट करने का, क्योंकि मैंने अभी खुद को 1-2 महीने रेस्ट दिया हुआ है ताकि फिर से अच्छे से तैयारी शुरू कर सकूं। ओके। जी। तो एक और क्वेश्चन था, जैसे कि आपने हाँ बेंजामिन जी। को भी मेंशन किया। तो बेंजामिन भी हमारे पॉडकास्ट पर आए थे और उन्होंने बात की थी आपके बारे में भी, जहां वो कह रहे थे कि कुछ शायद रेफरीज के तरफ बायसनेस देखने को मिली थी रेफरीज के थ्रू, और रेफरी ग्रिप में आपका कुछ एल्बो मूवमेंट था। तो आपका कुछ रिप्लाई इस चीज के ऊपर? सर, जब कोई प्लेयर, अच्छा प्लेयर हार जाता है तो वो हार मानना क्यों नहीं सीखता? मैं कभी हारा हूं तो मैंने अपनी हार मानी है कि हाँ मैं हारा हूं भाई। कभी भी एक आध बार, 2 बार, मैं 100 मैच खेले होंगे आज तक, 1000 मैच खेले होंगे, 1000 में से 10-15 मैच हारा हूंगा। तो 10-15 मैच मैंने माने हैं कि मैं हारा हूं। बेंजामिन केयर फ्री होकर खेल रहे थे पूरे नेशनल्स में, नो डाउट अच्छे प्लेयर है, कोई पर्सनल ग्रजेस किसी से नहीं है भाई। बट वो नो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर खेल रहे थे। वो हर किसी को, नॉर्मल ग्रिप ये होती है, वो हर किसी को ऐसे ग्रिप दे के पिन कर रहे थे इजीली। सो ही वाज सो ऑन ओवर कॉन्फिडेंट, सो ओवर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे तो कोई प्लेयर खेलने लायक है ही नहीं। मेरी बारी आई, बिना स्ट्रैप के हमारे मैचेस शुरू हुए, हाथ छूटे, उनको पावर का अंदाजा हो गया। तो रेफरी ग्रिप में जब स्ट्रैप का मैच का टाइम आया, तो वो प्रॉपर अटेंटिव थे, बिल्कुल अटेंटिव। रेफरी ग्रिप शुरू होने से पहले जब हमारे हाथ रखे जाते हैं और हाथ में स्ट्रैप्स बनते हैं, अगर तब आपकी कोई मूवमेंट होती है तो आपका फाउल होता है। बट उससे पहले जब रेफरी ने स्ट्रैप टाइट करा है, तब आप कुछ भी मूवमेंट कर रहे हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। एंड आई एम हैबिचुअल, जैसे यार हर प्लेयर होता है, क्रिकेट में कई लोग खेलते हैं। ये भी मुझे संजय भाई ने बताई, क्योंकि मैंने कभी खुद से नोटिस नहीं करी कि क्रिकेट में कोई लोग खेलते हैं, तो कहीं मुझे नाम नहीं पता प्लेयर का, तो वो जैसे अपना कॉलर सेट करके बॉलिंग करने जाते हैं। कई लोग अपने बाजू सेट सेट करके फिर मैच खेलते हैं। तो मेरी हैबिट है कि जब मैं कोई अच्छा गेम खेल रहा होता हूँ, तो मेरा जो शोल्डर अलाइनमेंट है, कई बार टी शर्ट्स क्या होती है, सिंथेटिक टी शर्ट्स है, तो वो हट लग जाती है यहाँ पे। तो मेरी आदत है कोई भी अच्छा मैच खेलने से पहले मैं शोल्डर अलाइनमेंट सेट करके फिर खेलता हूँ। तो बेंजामिन को ये प्रॉब्लम थी कि सिद्धांत ने मैच शुरू होने से पहले, जब रेफरी ग्रिप करवा रहा था, उससे पहले अपना शोल्डर अलाइनमेंट ऐसे शोल्डर को सेट क्यों किया? उन्होंने सेट किया इसलिए मैं हार गया। तो कोई अच्छा प्लेयर का भी ये बोल सकता है? हम्म। ग्रिप्स तो बिल्कुल फेयर थी, वीडियोस में जूम इन करके देख सकते हो। जूम इन वीडियो थी, रेफरी के साथ 10 रेफरी और खड़े थे। आपने बेंजामिन वाली मेरी वाली वीडियो का ध्यान से देखी हो, तो अगर एक रेफरी जो मेरे मैच करा रहा था, उनके साथ 10 रेफरी लाइन में और खड़े थे, साइडों में सब जगह देख रहे थे। तो 10 रेफरी भी कुछ नहीं बोल रहे थे। अगर मैच बायस था तो 10 रेफरी ने मैच बायस होने दिया? मेरी 10 रेफरी से सेटिंग है, एक से हो सकती है मानो। क्या 10 के 10 रेफरी से मेरी जान पहचान है? सारे मेरे को अच्छी ग्रिप देंगे? ऐसा नहीं होता यार। हारते हैं तो हार मानते हैं। सो अभी नंबर 2 के लिए काफी ज्यादा बात है कि कौन है अभी फिलहाल इंडिया के अंदर नंबर 2 आर्म रेसलर। तो जी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि कौन एलिजिबल है उस 2 नंबर स्पॉट के लिए अभी फिलहाल? मैं अपने अलावा बात करूं या खुद को इंक्लूडिंग करके बात करूं? आप खुद को इंक्लूड करके बात करोगे तो आप ही हो। बस मैं, आभास और युवराज, हम तीन मुझे लगते हैं जो इस टाइम पे पीक पे चल रहे हैं, और हम तीनों में फाइट्स होती रहती है। तो फैंस भी इन तीन नाम के ऊपर ही डिबेट करते हैं, तो इन तीनों नाम में से अगर एक को चुनना होगा तो फिर आप किसको चुनेंगे? यार देखो, मुझे खुद को चुनने की बात करोगे तो मैं खुद को ही चुनूंगा ऑब्वियसली। रही बात युवराज और आभास के बीच की, तो मैं आभास को चुनूंगा, ओके। क्योंकि आभास नो डाउट इज वे टू स्ट्रॉन्ग। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में शायद 90 kg वेट कैटेगरी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और काफ़ी बड़े बड़े नाम इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप भी हैं, काइल कमिंग्स हैं, और एक और नाम है तौहीद शेख। और शायद जो एक जी। ट्रायोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर गई है, जिससे फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आर्म रेसलिंग की।
तो काइल की बात हो गई, आपके बारे में तो हम बात कर रहे हैं, तौहीद शेख के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? उन्होंने भी आपको कुछ कॉल आउट्स किए हैं, तो आपके साथ भी कुछ मैच चलते हैं जिसमें कुछ वो जीते हैं कुछ आप जीते हैं, तो फ्यूचर में क्या चांस लगता है कि कैसा होने वाला है रिजल्ट? काइल के साथ या नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि मैं वन साइडेड फ्रीली बिना पावर के जीत पाऊंगा। ही स्ट्रॉन्ग, काइल स्ट्रॉन्ग है, और खेलने के बाद ही पता लगेगा कि अब कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं प्रॉपर स्ट्रेंथ में उसके साथ एक बार भी नहीं खेल पाया हूँ आज तक। जब खेला था एक बार ही, तब 2.5-3 साल हो गए उस बात को, और एक बार ही आई वॉज टोटली इंजर्ड। इनके अलावा कभी खेल नहीं पाया। रही बात तौहीद की, तो यार जिसको मेरे बारे में पता है और जिसने मेरे मैच उसके साथ क्लियरली देखे हैं, तो आई डोंट थिंक सो आने वाले टाइम में भी तौहीद कहीं से किसी भी लेवल पे मेरे से जीत पाएगा। ये बात आप बेशक लीग आएगी तो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। जब मेरा सुपर मैच हुआ था, बेस्ट ऑफ 3, मेरे ख्याल मुझे फील भी नहीं हुआ था उसको पिन पैड पे ले जाते हुए। मुझे पता भी नहीं लगा था उसको पिन पैड पे कब ले गया। उसके बाद जब अगले दिन सीओसी हुई थी, उसकी क्लैरिटी मैं सबको दे देता हूँ, क्योंकि ये बात मेरे ख्याल भैया के पॉडकास्ट पे भी डली हुई है। बट तब भी शायद लोगों को नहीं पता, शायद आपके चैनल के थ्रू भी और ज्यादा बच्चों को पता लग जाएगी। मैंने उसके बाद स्टेम, जब मैंने मुंबई में शेरुका से खेला था उसके बाद करवाए थे। उससे पहले आई थॉट कि मैं महीना 2 महीना खुद को रेस्ट दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो आई थॉट कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो प्रवीण सर का कॉल आया था कि हाँ सुपर मैच तौहीद के रखना है। मैं कहा ठीक है सर, रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने खेला, मैं तौहीद से जीता तीनों, मतलब सुपर मैच 3-0 से जीतने के बाद मैं रेस्ट मोड पे आ गया कि ठीक है जीत चुका हूँ। बट फिर मैंने कहा चलो कैटेगरी के मैचेस भी खेल लेते हैं। कैटेगरी के मैचेस खेले। कैटेगरी के मैचेस खेलते खेलते ही 4-5 मैचेस के बाद मेरी वो इंजरी फिर से ट्रिगर हो गई। मतलब लिटरली मुझे जैसे एक मसल टीयर होता है ना, मसल टीयर की आवाज सुनाई दी कि वापस मसल टीयर आ गया है। आधे घंटे में पूरा स्वेलअप हो गया। तो मैंने छोड़ दिया कि भाई कैटेगरी के मैचेस मैं नहीं खेल रहा, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये इंजरी फिर से बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट डे चैंपियन ऑफ चैंपियन था, जिसमें मिस्टर सुनील शेट्टी जी ने आना था वहां पर हमें देखने के लिए। मेरी वापसी की फ्लाइट थी अगले दिन सुबह, तो मैं तो अपना जीत के सुपर मैच जीत के पूरा खुश था और घर जाने लगा था। बट प्रवीण सर का कॉल आया कि सिद्धांत, तुम्हारा जो 90 से अबव कैटेगरी में 2 प्लेयर सीओसी में जाएंगे। एक तौहीद जाना था और एक दूसरा प्लेयर और जाना था, वो दूसरा प्लेयर घर चला गया छोड़ के। तो अब सीओसी में किसी को परफॉर्म करना है तो आप आके परफॉर्म कर लो। मैंने सर को बताया कि सर मेरे हाथ में इंजरी थी, या मैं परफॉर्म करना मेरे लिए मुश्किल है। पर सर कहते अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग देखने आ रहे हैं, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको आके परफॉर्म करना चाहिए, खेलना चाहिए। मैं कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं खेल लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। और ये बात प्रवीण सर ने ऑफिशियली वीडियो डाल रखी है प्रो पंजा के पेज पे। अगर आपको ना मिले तो मैं आपको ढूंढ के भेज दूंगा। जिसमें उन्होंने ये लिख बोला है कि ही लव द स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ माइंड, मतलब सिद्धांत की मेरी उनको स्पोर्ट्समैनशिप बहुत पसंद आई। क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि मेरे हाथ में इंजरी है, फिर भी उनके बोलने पे मैं जाके खेला। और वो इंजरी में खेलना तो आपके सामने दिख ही गया था कैसा मैच था। तो इसलिए लोगों को बीच में कंफ्यूजन हुई। फिर नेशनल में मेरा फिर मैच हुआ रोहित के साथ। वो मैचेस भी आपने देखे होंगे, रोहित के जो नेशनल मैच हुए, इजी वन साइड पेन था। कोई मैच वो मेरे से नहीं जीत पाया। पहला मैच मैं उससे जीता, वो लूजर्स में गया, लूजर्स में जीत के फिर से मेडल खेलने आया, तब भी मैं फिर से जीता, नेशनल गोल्ड था मेरा। हम्म। जी। तो फिर रोहित के भी लिए ये कहना है मेरा। तौहीद के कॉन्फिडेंस को देखकर एक रीमैच तो बिल्कुल एक डिजर्विंग लगता है। लगता है यार, कोई इशू नहीं है, मैं आंखें बंद, मैं नींद में भी खेल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे मैचेस भी हैं जिसके लिए फैंस वेट कर रहे हैं, तो होप्स हो कि जल्दी हम देख सकें बाकी मैचेस भी। जी, जरूर जल्दी आएंगे, लीग भी आने ही वाली है थोड़े टाइम में बस। डेट्स भी जल्दी अनाउंस हो जानी चाहिए। हम लोग भी वेट कर रहे हैं। और इस बार आपको काफी अच्छे मैच देखने को मिलेंगे लीग में, लोगों को बहुत इंतजार है। तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और डेप्थ की क्वेश्चंस जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जी। जानते हैं कि सारे स्पोर्ट्स जब पॉपुलर होते हैं तो उनके साथ कंट्रोवर्सी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है उनके साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ें बाहर जी। आती है। तो आर्म रेसलिंग को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि आर्म रेसलिंग के अंदर स्टेरॉयड का यूज़ क्या है, किस तरीके का और किस जी। कदर किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जी। बीइंग आर्म रेसलर और प्रोफेशनल आर्म रेसलर, आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें देखी होगी आपने भी। तो आपको क्या लगता है ये बात कितनी सच है, और ये किस लेवल तक है अगर है तो? यार देखो, यूजेज की बात करें जाए तो ठीक है, लोग यूज कर रहे हैं, दुनिया बहुत यूज कर रही है, करने वाले कर रहे हैं। अब आप वॉफ में चले जाओ, अब प्लेयर्स जो आते हैं उनको देख के कहीं से नहीं लगता कि वो एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हैं। बट फिर भी इनमें इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है
कि हमारे इंडियन मेंटालिटी कह लो या बाहर कुछ लोग कह लो कि कोई मानता ही नहीं है कि नहीं भाई ये तो करते हैं, ये तो यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे डेवॉन के लेवल की या लेवान के लेवल की, वो लोग एक डिफरेंट लेवल अचीव कर चुके हैं दुनिया में। ठीक है, वहां लेवल पहुंचने के लिए आपको एनाबॉलिक जरूर चाहिए, बट अगर जिसके जेनेटिक स्ट्रांग है वो अच्छे पार्टिसिपेशन करके भी, अच्छी मेहनत करके भी एक अच्छा लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल अचीव कर सकता है। यानी कजाकिस्तान के प्लेयर्स भी तो हैं, वो लोग भी तो जीत रहे हैं, उन्होंने भी तो लेवल अचीव करा है। ठीक है, ये नहीं कहता कि उन सब में से सभी नाटी हैं, बट जिनसे मैं खेला हूँ कई प्लेयर से, उनको देख के तो ये लगता है कि वो नाटी है और फिर भी इतने स्ट्रांग है। बाकी स्टेरॉइड यूज तो यार हर फील्ड में, ऐसी कोई फील्ड दुनिया की नहीं बनी जहाँ पे ना हो। तो इंडियन आर्म रेसलिंग में आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये मतलब फैल चुकी है, या फिर किस हद तक ये अभी या उस लेवल पे नहीं है फिलहाल जो लोग उसे बना रहे हैं? यार उस लेवल पे तो नहीं है जितना लोग बना रहे हैं, बट ठीक है, यूसेज है, काफी है। पॉइंट आर्म रेसलिंग नहीं है, पॉइंट ये है कि बॉडी बिल्डर्स जो है हम्म। वो इसका यूज काफी अच्छा रखते हैं, ये सबको क्लियर है। तो हम्म। वो भी आर्म रेसलिंग में घुस रहे हैं। तो ओके। उनके आर्म रेसलिंग में आने से भी ना इस चीज का बहुत ज्यादा बन गया है कि हाँ स्टेरॉइड यूज आर्म रेसलिंग में हो जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और आज की डेट में यार आप कहीं भी चले जाओ, मैं दिल्ली रहता हूँ, आई लिव इन रजौरी गार्डन, मेरे आसपास इतने जिम्स हैं, जिम में 17-18 साल का बच्चा भी जाता है सबसे पहले स्टेरॉइड मांग रहा है बॉडी के लिए। तो एक एवरेज बच्चा अभी 10 में से एक बच्चा यूज कर रहा है और वो आर्म रेसलिंग में घुस रहा है, तो उस वजह से आर्म रेसलिंग बदनाम हो रही है कि भाई घुसते ही आर्म रेसलिंग में घुसते ही सब स्टेरॉइड यूज करते हैं। वो ऑलरेडी यूज करके घुस रहे हैं भाई, वो आर्म रेसलिंग की वजह से नहीं कर रहे, वो यूज करते रहे तो इसलिए आर्म रेसलिंग में घुस रहे हैं और इसलिए आर्म रेसलिंग बदनाम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आर्म रेसलिंग के अंदर स्टेरॉइड्स ही यूज हो जा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। उनका दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। सो अब हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है फिलहाल, और आप आर्म रेसलिंग में कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप फुल टाइम आर्म रेसलर बनेंगे, या फिर आपका कोई और भी प्लान है इसको लेकर? यार देखो, फुल टाइम आर्म रेसलिंग ये बात ठीक है, मैं करना चाहता हूँ और शुरू से करना चाहता हूँ, बट फुल टाइम आर्म रेसलिंग मेरे करियर को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर सकती अभी तक, तो जो मुझे लगता है। मैं वॉफ चैंपियन भी बन जाऊं, मेरा जो प्लान है, फ्यूचर प्लान जो है कि मुझे वर्ल्ड के लिए मेडल लेना है, गोल्ड मेडल, तो उसके साथ सस्टेन करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए। तो सिर्फ आर्म रेसलिंग पर डिपेंड होके मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता, साथ में और चीजें भी करनी पड़ेंगी जिससे मैं अपनी आर्म रेसलिंग और लाइफ को सपोर्ट कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। और क्या पता, अभी हमारी प्रोबंजा लीग जो है काफी अच्छा हाइप पे जा रही है, क्या पता प्रोबंजा लीग ही हमें एक इतना अच्छा फ्यूचर दे दे कि हमें टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। और मुझे एक्सपेक्टेशंस है हमारी लीग से बहुत ज्यादा, क्या पता लीग ही हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतनी बड़ी लाइफ दे दे। आज यार आईपीएल है, आईपीएल इतने सालों पहले शुरू हुआ था, उस टाइम पे मैदान में लोग क्रिकेट खेल रहे थे, किसी को पता था आईपीएल क्या है? शायद 7-8 साल हो गए इस बात को, ज्यादा हो गए, आपको ज्यादा पता होगा मे बी, क्योंकि हम्म। मैं क्रिकेट में इतना हूं नहीं। तो जब आईपीएल शुरू हुआ था तब लोगों को इतना कुछ कोई आइडिया नहीं था। आज लेवल देखो क्या है। तो प्रो पंजा कबड्डी लीग जब शुरू हुई थी कितना था, आज लेवल देखो क्या है। तो प्रो पंजा लीग भी शुरू हुई है यार, क्या पता इसका लेवल और साल 2-3 साल में कहाँ चले जाए, हमें कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े। फुल टाइम आर्म रेसलिंग हमारा फुल टाइम बन जाए सुबह से लेकर रात तक। एग्जैक्टली। तो काफ़ी अच्छा इंसाइट था आपका ये, फाइनेंशियली भी लेकर आर्म रेसलिंग को, जिससे शायद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों की क्लियर हुई होगी। तो ये यार थे एग्जैक्टली, हमारे अगर कुछ। आपको है, हम्म। आपको बाहर खेलने जाना है, आपको इंडिया से बाहर खेलने जाना है, आपको तैयारी करनी है, आपको डाइट चाहिए, आपको टाइम चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, यार नीड है। आपको पैसों की जरूरत पड़ती है एक लेवल पे आके, शुरू शुरू में नहीं पड़ेगी, बट एक लेवल अचीव करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ये सही। मस्ट है। तो यही सारे क्वेश्चन थे हमारे, जो हमें आपके जी साथ जानने थे, और बहुत सारे लोग का भी आपको हमको हमें मैसेज आ रहे थे आपके लिए। और आपको देख के सही में बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप लोग सारे लोग इस स्पोर्ट को इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के बाद इतना ज़्यादा इसको ग्रो करवा रहे हैं। और ऐसा लगता है हमें कि क्रिकेट के अलावा भी और भी स्पोर्ट्स ग्रो होना चाहिए था इंडिया के अंदर, जो क्योंकि जी पोटेंशियल वाले हैं हम लोग वैसे, जो कि कर सकते थे। लेकिन अब फिलहाल देखते हैं, स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों से, जी, सबसे ज्यादा आप लोगों से ही उम्मीद है, जो यंग गाइज है जो आ रहे हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं इसके अंदर। थैंक यू जी, तो थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को इस तरीके से कंट्रोवर्सीज होती रहती है, वो सारे स्पोर्ट के अंदर होती है, उससे बहुत बड़ी बात ही नहीं वो है, सब लेकिन में होता है, उसको उस बिना कंट्रोवर्सी को कंट्रोवर्सी के इतनी स्पोर्ट्स हेल्दी नहीं वे चल में लेना, सकता। दैट्स अल्टीमेट। जी तो आपका कुछ मैसेज आपके फैंस के लिए, या आपके फैमिली के लिए जो ऑनलाइन आपको देखती है, आपसे सीखती है, उन लड़कों के लिए जो आपको देख के आर्म रेसलिंग के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? यार, सारे आर्म रेसलर्स हमारी फैमिली ही है, बस सबके लिए मैसेज ये
कि भाई मेहनत करते रहो, गलत चीजों में शॉर्टकट लेके आगे बढ़ने का मत सोचो। कि बहुत प्लेयर्स आते हैं कि भैया स्टेरॉइड्स लेके गेम खेल पाएंगे, जो आपने मेरे से भी सवाल किया था। सबसे ज्यादा दोस्तों मेरी एक देखो, ट्रेनिंग के लिए तुम्हें 100 लोग मिल जाएंगे, तुम्हें सिखाने के लिए 100 लोग मिल जाएंगे, तुम्हें हर चीज के लिए दुनिया मिल जाएगी आसपास। बट मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी चीज के लिए अपनी लाइफ रिस्क मत करो। रीजन, तुम कुछ भी करके जब तक खुद से कैपेबल नहीं हो कभी नहीं जीत पाओगे। तुम सोचो हम स्टेरॉइड्स लेके जीत जाएं, या हम चीटिंग करके जीत जाएं, या हम कुछ मैनिपुलेशन करके जीत जाएं, कोई फायदा नहीं है। असली जीत तुम्हारे अंदर से है, तुम्हें खुद से महसूस होनी चाहिए तुम जीते हो। वो जीत जीत है, वरना किसी मेडल किसी ट्रॉफी की कोई कदर नहीं है। तो मेहनत करते रहो और सच्चाई से अपने मन से जीतो, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए जीतो। सो हमारा जी, ट्राई है कि हम संजय सर से भी बात करने की कोशिश करें। आभास राणा पता नहीं वो बात करते हैं या नहीं, बट उनसे भी बात करने की कोशिश मैं करेंगे। कोशिश करूंगा करवाने की, वो थोड़ा कम बोलता है। हाँ ज़रूर ज़रूर, तो उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और एक जी, और भी इंटरव्यूज़ आपके साथ, जो भी आपके साथ फ्यूचर होंगे उनके साथ भी उस टाइम पे भी कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा आपसे, पीपल के बाद भी कैसा आपके कोई एक्सपीरियंस रहा इशू ये नहीं है, सब कुछ। श्योर यार, जब और आपका हो तब, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे। सेम यार, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नेचर है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।